हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे? फंडामेंटल पार्टिकल्स। आफ्टर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, अब यहाँ इस सेशन में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स। किस किस के? अब क्योंकि होल ओवर डिस्कशन कब से शुरू से ही चलता आ रहा है एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमने सबसे पहले उनकी क्या देखी थी? डिस्कवरीज। देन देखे हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब हमें देखने हैं कुछ उन्हीं से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो ठीक है, गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। अपना शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी थॉमसन मॉडल की। कौन थे ये थॉमसन? मिस्टर जे थॉमसन। याद आ गए? हम थॉमसन मॉडल की सबसे पहले आपसे यहां पर बात करेंगे। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो था उसका कब आया था? ये 1904 में पूछा जाता है। बिल्कुल, जनाब के नाम से है ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। कब? 1904। तो देखिए, थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम। ये तो हमें पता ही चल चुका है। हमने इनऑर्गेनिक में भी इतना पढ़ लिया थॉमसन जी को, यहाँ भी इतना पढ़ लिया, तो अब तो रट गए हैं थॉमसन जी। सो थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या मतलब है? ये मतलब है, आ जाओ आज सुंदर वाला बनाएंगे अपन एटम। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। आओ, कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। कितना शैतानी मचाते हैं अपन। चलो, अब सुनो क्या कहा। थॉमसन वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम। और थॉमसन ने ही बताया कि एटम जो है कंसिस्ट होता है यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो आपने कहा ये होल ओवर जो स्फेयर है इसमें कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बीच में कौन है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये आपको पता है कौन है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इस तरीके से मैं और भी लेयर्स ले सकती हूँ। इस लेयर पे भी इलेक्ट्रॉन है, इस लेयर पे भी इलेक्ट्रॉन है इवन। तो इन्होंने कहा ये तो एक यूनिफॉर्म स्फेयर है जो कि किसका है? पॉजिटिव चार्जेस का। और जे थॉमसन ने ही अपने ही मॉडल से बताया कि हो सकता है वो मे बी जनाब खा रहे होंगे वाटरमेलन। और उन्होंने वाटरमेलन को देख के अज्यूम किया कि ये जो ब्लैक सीड्स हैं वाटरमेलन के अंदर, अगर आप वाटरमेलन को देखें, एक सिंपली कवरेज में मैं बात करूँ तो आप कहते हैं कि बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है समहाउ ग्रीन कलर की। देखो, चलो छोटा सा वाटरमेलन बनाते हैं। ये ग्रीन कलर तो इसके साथ दिख नहीं रहा, तो हमने मान लिया ये रहा वो ग्रीन कलर। ठीक है, और ये जो आउटर कवरिंग मैंने काट के दिखाया ना तुमको वाटरमेलन, इतना तो मानो यार। ये रहा आपका पूरा रेड पल्प। हमने आधा वाटरमेलन काट दिया यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ वाटरमेलन को अच्छे से बना लेते हैं। ड्राइंग की क्लास नहीं है बेटा ये, लेकिन समझने हैं हमें यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जी। तो थोड़ी सी मेहनत तो कर ली जाए। जब मैं कर रही हूँ तो होपफुली तुम तो करोगे ही करोगे। तुम तो अच्छे बच्चे भी हो। अब पता नहीं वाटरमेलन बना है या क्या बना है, लेकिन तुम समझ जाओगे। ये मत कहना मैम कितना गंदा वाटरमेलन बना है। देखो उस पर ऐसे कुछ लाइंस होती है ना, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, मान लेना वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरी नहीं है ये। अब देखो वाटरमेलन के अंदर ये जो ब्लैक सीड्स होते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन जनाब ने, कुछ मुझ जैसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं ना हर जगह, मिल ही जाते हैं, जिनको एक क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा से कि सर एक बात बताओ, ये जो वाटरमेलन है ये तो आप खा रहे हो मजे से, लेकिन आप बार बार कहते हो कि एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब रहते हैं और इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये तो एक पॉजिटिव स्फीयर है, कैसे? तो वो वाटरमेलन खा रहे थे, उन्होंने फट से बोला, देख भाई मेरी बात सुनो,
मान लो कि ये तुम्हारा एटम है, ये जो मेरा वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन ये रहा। इन्होंने कहा ये रहा मेरा वाटरमेलन, और इस वाटरमेलन में सडन से उनके दिमाग में क्लिक किया, बोले ये जो तुम रेड एरिया देख रहे हो, दिस पल्पी जोन, ये जो पल्पी जोन है ना, ये तुम्हारा क्या है, सारा की सारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाला स्पेस, और ये जो सारे तुम ब्लैक ब्लैक जो सीड्स देख रहे हो, ये है सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कहता हूँ कि इस वाटरमेलन को भी मैं एटम की तरह काउंट कर सकता हूँ, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से उन्होंने बोला सर अगर आप ऐसे कह रहे हो तो मुझे, जैसे आपको वाटरमेलन बहुत पसंद है, तो सर मुझे तो चॉकलेट पुडिंग बहुत पसंद है, उसके अंदर आप मुझे इलेक्ट्रॉन और वो सब बताओ। तो वो बोले ठीक है, अब आप पुडिंग खाते हैं, आपने खाई है ना ब्राउन पुडिंग्स आप जो खाते हैं, तो आप कहते हैं कि जो पुडिंग है उसकी जो आउटर कवरेज होती है थोड़ी सी थिक डार्क ब्राउन कलर की, जो आप बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं, ठीक है, खा लेते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल अगर मैं बात करूँ तो आप क्या कहते हैं कि यार ठीक है, सो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला एरिया हो गया, उसके अंदर जो चॉकलेट जोन रहता है कम्प्लीटली, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है प्रोटॉन्स तो हैं। लेकिन जो सबके फेवरेट हैं, जो चॉकलेट चिप्स होती हैं, वो उन्होंने कहा ले बेटा मैं तो यहाँ भी बता देता हूँ, ये रहे इसमें इलेक्ट्रॉन, दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो उन्होंने बोला हाँ सर इस अकॉर्डिंग तो बहुत सारी चीज़ों में हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ आपका इमेजिनेशन पावर उस तरीके का होना चाहिए कि आप सब्जेक्ट से उस चीज़ को लिंक कर पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एटम किससे कंसिस्ट होता है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट सम प्लेसेस, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट सम प्लेसेस। अब वाटरमेलन है, उसके अंदर कोई सिर्फ बीजीबी थोड़ी भरे रहते हैं, सीड्स ही थोड़ी होते हैं। तो उन्होंने कहा सम प्लेसेस, तो उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को कह दिया कि यही है मेरे कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो आ जाओ। इसी मॉडल को उन्होंने और क्या कहा, प्लम पुडिंग मॉडल। अभी मैंने बताया प्लम पुडिंग मॉडल कौन सा, ये चलो मान लो एक माय काइंड ऑफ पुडिंग, अच्छी तो मैंने नहीं बनाई, टिंग टिंग टिंग। अब पुडिंग सबने खाई है ना, ये लो माय काइंड ऑफ पुडिंग। इसमें आप कहते हो ये जो आउटर थोड़ा सा ये जो ब्राउन जोन है या जो भी है, ठीक है, और बीच में होती हैं चॉकलेट चिप्स, ये रही। तो एट सम प्लेसेस ही होती है ना चॉकलेट चिप्स, पूरी थोड़ी यही होती हैं, और ये आपकी बाकी की पुडिंग। तो इन्होंने कहा ये हैं इलेक्ट्रॉन, दोस्त चिप्स, और बाकी का स्पेस क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का स्पेस हो गया। मैंने गंदी सी पुडिंग बनाई है बट आपने अच्छी अच्छी खाई है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स हमने अच्छे से रट लिए हैं भाई। अब तो 2 सेशन 3 सेशन में इतना पढ़ लिए हैं कि हमें पता चल गया ये कैसे होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और ये कंप्लीट स्फीयर किसका है, पॉजिटिव चार्जेस का। चलो अब देखते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स की कहें तो एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड, कि जो मास होता है एटम्स का वो इवनली स्प्रेड होता है एटम में, ठीक है, ये ड्रॉबैक था। ये एक स्टैटिक मॉडल है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, इसलिए ये क्या आ गए थे, ड्रॉबैक्स में आ गए थे, ठीक है। अब इस ड्रॉबैक को कवर किया किसने, मिस्टर रदरफोर्ड। देखो थॉमसन जी ने काम बहुत बढ़िया किया था, सारी चीज़ें अच्छी फाइंडिंग बताई, लेकिन उनके ये जो 2 ड्रॉबैक थे, क्या, एक तो मास ऑफ एटम को उन्होंने इवनली स्प्रेड कर लिया, दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि ये कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मूवमेंट को। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने, मिस्टर रदरफोर्ड ने। ये रहे वो जनाब। इन रदरफोर्ड जी ने इसका फ़ायदा उठाया और इन्होंने कहा कि अब मैं इस चीज़ को चेक करूँगा। कैसे चेक करूँगा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब आपने क्या देखा कि इन्होंने इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या कराया। अब देखो पहली चीज़ तो एक एक चीज़ समझना अब यहाँ पे ध्यान से, और जो मैं लैंग्वेज बताऊँगी उस लैंग्वेज से रिलेट करते जाना, थोड़ा सा इसको, अब ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या किया, अब आपको पता है अपने जिको अभी सिद्धू मूसेवाला कांड हुआ, मर्डर केस था, और भी आप देखते हैं जब टेररिस्ट अटैक होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक तो है छोटी पिस्टन जिसे आप यूज़ करते हैं पिस्टल को, और वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं तो 6 पिस्टल वाली मान लो, 6 जिसमें वो रहती हैं बुलेट्स, कैसे चलती है वो, टक 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 टक, आराम आराम से चलती हैं। एक है उनके पास कौन सी, हैवी लोडेड गन्स जो होती हैं, जो एक साथ पट 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 फायर करती हैं। तो यहाँ बम्बार्डमेंट का मतलब क्या है, यही है,
इन जनाब ने रदरफोर्ड जी ने क्या किया, इन्होंने स्कैटरिंग करवाई अल्फा पार्टिकल्स की, यानी कि बोम्बार्डमेंट कराया। भाई साहब तबाही मचाई इन्होंने, और तबाही कैसी मचाई कि एक साथ बोम्बार्डमेंट कराया, धक 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 धक, तो बहुत सारी रेज निकली, समझ रहे हो। अब वो जो रेज निकली, आप समझ जाओ पहले बोम्बार्डमेंट का मतलब तुम समझ गए, क्या पढ़ा रही हो ना मैं तुमको, धक 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 धक। तो ये धक धक तुम्हें सिर्फ रिलेट करना है कि एक साथ से बहुत सारी स्कैटरिंग करा दी। अब समझ गए स्कैटरिंग बोम्बार्डमेंट में, कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गए मैम ये शब्द कहाँ से आ गए। बोम्बार्डमेंट मतलब तबाही मचा देनी है भाई एक साथ, ठीक है। इन्होंने एक सोर्स ली, इस सोर्स में आप देख रहे हैं किसकी, रेडियम की सोर्स है, अल्फा रेज, डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल, ठीक है। ये सब तो बात हो गई। अब जैसे ही इन्होंने क्या किया, इस स्लिट से ये जो एक सोर्स लगाई, यहाँ से इन्होंने करवाया अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग, और वो भी बोम्बार्डमेंट। तो भाई एक ओपन एरिया था यहाँ, जैसे इन्होंने इसको स्कैटरिंग करवाई तो यहाँ से अल्फा रेज निकल रही थी, ये रही वो अल्फा रेज। बीच में लगा दी एक स्लिट जो कि थी लेड प्लेट, क्या थी वो, लेड प्लेट। अब इस स्लिट के बीच में से जब ये अल्फा रेज क्रॉस की, देखिए सीधी स्लाइड कर रही है, क्रॉस की, और उससे पहले यहाँ ये क्रॉस कर रही थी तो यहाँ लगाई गई है एक थिन गोल्ड फॉइल। देख रहे हो कितना अमीर आदमी था ये, एक्सपेरिमेंट भी जो है गोल्ड की फॉइल्स पे करते थे ये जनाब। तो देखो इन्होंने बीच में लगाई थिन गोल्ड फॉइल, और फिर इन्होंने क्या चेक किया कि जितने भी मोस्ट ऑफ, बहुत सारी स्कैटरिंग हुई तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकले होंगे, लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे इस स्क्रीन से जाके टकराए। मतलब इन्होंने पहले तो 3-4 कबाड़े किए हैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो क्या किए हैं ना, पहले एक सोर्स ली, सोर्स से स्कैटरिंग कराई, उस स्कैटरिंग से रेज निकली, उनको रोकने के लिए बीच में लेड की प्लेट लगा दी, लेड की प्लेट में भी इन्होंने स्लिट जनरेट कर दी, उस स्लिट से अल्फा रेस क्रॉस होती गई, और फिर उन्होंने लगा दी थिन गोल्ड फॉइल, और वो थिन गोल्ड फॉइल को भी कुछ रेस क्रॉस करती हुई गई, कहाँ गई उसको चेक करने के लिए उन्होंने लगा दी एक ZNS स्क्रीन। ये लीजिए, इन्होंने ये जो स्क्रीन लगाई, जैसे ही ये रेज इस स्क्रीन से टकराई, यहाँ पर एकदम से चमक, मतलब कहते हैं ना एक फ्लोरेसेंट, एक फ्लैश लाइट जनरेट हुई। तो इन्होंने कहा भाई इसके अंदर मतलब कुछ तो बात है, और ये इन्होंने लगाई सर्कुलर मोशन में। क्यों लगाई सर्कुलर मोशन में, ये चेक करने के लिए कि क्या ये अल्फा रेज डेविएट भी होंगी, कितनी डेविएट हो रही हैं, क्या हो रही हैं, और कहाँ तक इनका जो है इस स्क्रीन पर ये फ्लैश लाइट जनरेट करती है। एकदम चमक चौंध नहीं होती, एक साथ आपने बोम्बार्डमेंट कराया, एक साथ बहुत सारी अल्फा रेज आ रही हैं, सीधे जाके स्ट्राइक कर रही है, तो एकदम से लाइट जल रही थी। ये वाली चीज़ इन्होंने यहाँ पर देखी। अब इन्होंने यहाँ एक थिन गोल्ड फॉइल की थी, उसको भी ये क्रॉस कर गई। इसी के साथ साथ एक चीज़ बताऊंगी, देखो क्या किया इन्होंने, इसको मैं बात कर लेती हूँ, समझना मेरी बात, ठीक।
चलो हो गया आप काम। वाह कितना सुंदर सा बनाया ना मैंने। अब उसी एक्सपेरिमेंट को अब थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। कैसे? अभी आपने जो चीज़ समझी वो ठीक है। यहाँ ये जो है ये क्या है, सारी की सारी अल्फा रेज, ठीक है। अब ये जो अल्फा रेज है यहाँ से कोई सोर्स है जिससे ये आ रही है। अब उस सोर्स से मैंने एक साथ इन अल्फा पार्टिकल्स का जब बॉम्बार्डमेंट करवाया है हैवी फ्लो के साथ, तो आप देखिए ये आपकी ZNS स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे आते ही जैसे ही ये रेज यहाँ आ रही है तो यहाँ ये क्या कर रही हैं, एक स्पार्क जनरेट कर रही हैं। कलर कौन सा ले लेते हैं, चलो आ जाओ। ये यहाँ आते ही क्या जनरेट कर रही हैं, एक स्पार्क जनरेट कर रही हैं इस जोन में। और सेम ऐसे ही इन 3 सेक्शंस की मैं बात करूँ तो यहाँ जैसे ही ये रेज यहाँ टकरा रही हैं तो आप ये देखो ये लो, ठीक है। सेम यहाँ अब ये जो स्पार्क आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, आ जाओ। ये जो स्पार्क ये जनरेट कर रही हैं, दिस फ्लैश, सेम यहाँ। तो आपने क्या देखा कि सारी की सारी अल्फा पार्टिकल रेज यहाँ क्रॉस नहीं हुई हैं, जबकि इन्होंने यहाँ तो एक थिन गोल्ड फॉइल भी लगा रखी थी। ये रही गोल्ड फॉइल, ये तो क्रॉस कर गई थी। अब ये वाली जो डेविएट होके जा रही थी, इन्होंने यहाँ जाते एक हैवी फ्लो में जैसे ही ये गई हैं, इन्होंने यहाँ जाते ही एक फ्लैशलाइट स्पार्क की, ठीक है। तो पता चला कि यहाँ जो है ये हैवी सोर्स का पार्ट है, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो 2 रेज है जो मैंने ऑरेंज कलर से शो की हैं, ये पूरा की पूरा इस थिन गोल्ड फॉइल को भी क्रॉस करके कहाँ गई, ZNS स्क्रीन पे गई। तो इसने भी एक छोटा स्पार्क जनरेट किया। लेकिन आप ये देखिए ये वाली जो रे है जो इन बिटवीन जा रही है, ये इसने क्या किया कि ये यहाँ तक गई और इस पाथ से वापस, पहले यहाँ तक गई लेकिन फिर ये वापस भी आ गई। इसका मतलब इसके साथ क्या हुआ कि ये उधार वाला सीन था। मतलब ये कहीं, जैसे मान लीजिए मैं कहीं जा रही हूँ और मैंने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, लेकिन मैं रास्ते में जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट काम से, लेकिन रास्ते में मुझे वो इंसान दिख जाता है जिससे मैंने पैसे उधार ले रखे हैं। तो वो देखते ही मुझसे पहले अप्रोच ये करेगा ना, अरे भाई ये दिख गई, चलो इससे पैसे वापस लेने। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ से मैंने वापस मूवमेंट ले लिया। तो इसका काम क्या था, यही वाला था, ठीक। तो इसका मतलब मेरे को इन शॉर्ट ये समझाना है कि सारी की सारी क्रॉस नहीं करते हैं, कुछ डिफ्लैक्ट हो जाते हैं, कुछ रिवर्ट बैक आ जाते हैं, कुछ, और मोस्ट ऑफ द जो गोल्ड फॉइल और इसको भी स्प्लिट करके गई हैं, आपने कहा कि ये स्पार्क जनरेट करते हैं। तो ये था रदरफोर्ड जी का एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो अब रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मीन्स नियरली 99.9% वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। कहाँ जाते हैं, सीधे जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। अ फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, जैसे मैंने अभी बताया कि वो सीधे गई और वापस आ गई, ठीक। ये जा रही थी फिर वापस आ गई। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 20,000 डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल एट ऑल बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शंस। अभी मैंने यही चीज़ डिस्कस की, अभी पूरा समझाया, अब उसकी थ्योरी पढ़ते जाओ। एट लास्ट डिफ्लेक्शंस यानी कि मोर देन 90 डिग्री, or even come back in the direction from which they have come, that is deflection of 180 degree। बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में एंगल, इसलिए यहाँ लिख के दिया है। क्या कहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स नियरली अबाउट 20,000 अराउंड, क्योंकि एक साथ आपने बम्बार्डमेंट कराया भाई, आपको भी नहीं पता कितने हैं, पास नहीं करते हैं फॉइल से, लेकिन सफ़र करते हैं ये कैसे, लार्ज डिफ्लेक्शंस मोर देन 90%, और वापस आ जाते हैं अपनी डायरेक्शन में जहाँ से वो निकले हैं, मीन्स डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्रीज। चलो कुछ कंक्लूजन देखते हैं इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस। क्या होंगे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होंगे, पहली चीज़ तो। दूसरा कंक्लूजन क्या है, सिंस फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, हमने देखा कि कुछ तो डिफ्लेक्ट हुए थे, थ्रू मॉडरेट एंगल्स इट वाज कंक्लूडेड दैट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड
and source occupied by this positive charge is very small in the atom. ये लो, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, whenever alpha particle come closer to this point they suffer a force of repulsion and deviate from their path. अब मुझे एक बात बताओ ना, एटम के रिस्पेक्ट में तो हम सारी बात कर रहे हैं, अब सब जगह माइनस 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 माइनस, चलो बीच में प्लस भी है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ आप कहेंगे तो मैक्सिमम नंबर तो रिपल्शन ही है ना भाई। चलो यहाँ और यहाँ हो जाएगा, लेकिन हर बार 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 तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप क्या कहें, इक्वल तो नहीं है ये जो मेंटेन हो जाए। तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिस वजह से वो डेविएट कर देते हैं अपने पाथ को। द पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास विच ऑक्यूपाई ओनली अ स्मॉल वॉल्यूम इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। चलो, इट इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, बताया था मैंने बीच में। अ वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल सफर्ड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस। ये अभी मैंने बताया कि कुछ जो होते हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस करते हैं कि अपने पाथ पे ही वापस आ जाते हैं, और कहते हैं ऐसा लगता है जैसे न्यूक्लियस रिजिड है, उन्हें अलाउ ही नहीं कर रहा। एंड अल्फा पार्टिकल्स रिकॉइल ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो दिस इज द होल समरी ऑफ रदरफोर्ड्स। तो बात समझ में आ गई, जितनी बातें मैंने बोली वो सारी। अब अगर हम इसके रिलेशनशिप देख लें, द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स एंड डिफ्लेक्शन एंगल, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से। तो आप कहेंगे म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin θ/2। थीटा क्या होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो म्यू आपका डिक्रीज होगा। म्यू क्या है, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, और थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। चलो, अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से, अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन भी इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, तो आपने कहा रिपल्शन भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और इन सब की वजह से डिफ्लेक्शन एंगल थीटा भी इंक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बात आ गई समझ में। चलो, अब एप्लीकेशन देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज दैट द मॉडल ऑफ एन एटम विच इज नोन एज न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। क्या था ये मॉडल, चलिए देखते हैं। कि एटम कंसिस्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, ये लो, वेयर ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इज ओनली अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। यही तो कहा था, यही तो है न्यूक्लियस। तो ये लीजिए, आ जाओ। न्यूक्लियस हैज़ अ रेडिया ऑफ द ऑर्डर कितना, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर पूछा जाता है, और एटम की रेडिया 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब ये मत बोलना मैम ये बड़ा है, इतना तो पता है ना, माइनस टर्म में वैल्यू बड़ी है तो छोटी होगी या बड़ी, ठीक है। अब RA/RN रेडियस ऑफ एटम अपन रेडियस ऑफ न्यूक्लियर, तो हम इसको निकाल सकते हैं। कितने आ गए, 10⁻5। तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10⁻5 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। Thus, radius of the atom is 10⁻5 times than the radius of the nucleus. Clear है ये बात? चलो, अब radius of a nucleus is proportional to cube root of number of nucleus. कैसे? R is proportional to cube root of this. R is equals to क्या हो गया, R0 a सेंटीमीटर, ठीक है। R0 तो ये रहा, अ कांस्टेंट। A क्या है, मास नंबर, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। R रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो R की वैल्यू 1.33, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। चलो, अब देखते हैं। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एम्प्टी स्पेस को आप कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन जी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर। ये बात तो पढ़ी ली थी लास्ट सेशन में भी अच्छे से, वही थ्योरी है। एज द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ द एटम, द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके वॉल्यूम के लिए। चलो,
अब वॉल्यूम कितना होता है 10⁻15 टाइम्स ऑफ द न्यूक्लियस. सो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. अगर इसको इस रिलेशन से हम लिखें तो क्या कहते हैं 4/3 πr³ अपॉन 4/3 πr³. ये एटम के लिए, ये न्यूक्लियस के लिए. -8 -13 सॉल्व कर लो, क्या आ गया 15. ये लो प्रूव हो गया कि 15 कैसे होता है. चलो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट्स विद हाई स्पीड. ये तो पता है. देखो वही सेम थ्योरी है एग्जैक्टली जो मैंने बोल चुकी हूँ, पहले सेशन में भी बता चुकी हूँ. बस अब उसको मैंने यहाँ पॉइंट्स में आपको डिस्क्राइब करके दिया है थ्योरी में, क्योंकि बाद में क्या करते हो, मैं यहाँ से गई, सेशन बंद, आपका चैप्टर बंद. नहीं, कभी भूलो, ये यूनिट टर्म्स याद रहनी चाहिए. This model was similar to the solar system, the nucleus representing the sun revolving around the planets. चलो, अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, चार्ज टू मास रेशो. क्या था? E/m रेशो. In 1897, British scientist कौन जनाब J.J. Thomson measured that ratio of electric charge to the mass of electron. ठीक, by using cathode ray and applying electrical and magnetic field. कल बताया था पूरा cathode ray experiment, perpendicular to each other as well as to the path of the electron. तो देखो, थॉमसन ने आर्ग्यू किया कि अमाउंट ऑफ डेविएशन जो होता है पार्टिकल्स का अपने पाथ से, अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द पाथ, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. ये देखो, अगर यहाँ बात कर रहे हैं ये कैथोड, ये एनोड, ठीक है, और आपने 2 जोन लगा रखे हैं और ये है आपकी एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन, सी दिस, और ये है मैग्नेट. आपने क्या देखा कि जैसे ही आप यहाँ से बैटरी से करंट पास करवा रहे हैं तो ये जो डेविएशन है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? होल ओवर जो आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं उस पर. ठीक है, तो चलिए क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल. नेगेटिव वाला ग्रेटर होगा टोटल चार्ज से, एंड ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा? इंट्रैक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा. ऑल ओवर देख लो, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे बात हो रही है मैग्नीट्यूड की. ठीक है, यही कहा है आपने, नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, तो आपने कहा क्या हो जाएगा? उतना ही ज़्यादा पार्टिकल पे चार्ज हो जाएगा. पार्टिकल चार्ज इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से क्या कहा आपने कि वहाँ पर इन दोनों चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के अंदर इंटरैक्शन बढ़ जाएगा. क्या कह रही हूँ? इंटरैक्शन, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन. इंपॉर्टेंट कॉज, जितना हल्का पार्टिकल होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा. भाई एक बात बताओ, हल्की चीज़ को फेंकना ज़्यादा ईजी है या भारी चीज़ को? बस वही कंसेप्ट है. चलो, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा? द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज across the electrodes और the strength of the magnetic field. ये तो हमें पता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतने ही हैवी फ्लो से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. यही बात जो है वो यहाँ याद रखनी थी. ये था आपके में कुछ एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने थे इस सेशन में, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. कितना इजी सेशन था, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं था, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमने इसमें नहीं किया है, लेकिन हाँ टू द पॉइंट चीज़ें हमने यहाँ पर पिक की हैं. तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ. तब तक इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना. थैंक यू सो मच.